प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम फाइनल में पहुंचकर भी रह गए। पाकिस्तानी टीम जो कि फाइनल में पहुंची थी एशिया कप के, और इस टूर्नामेंट में 2 मरतबा वो भारत से हार चुकी थी। तीसरा मुकाबला था, फाइनल था, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये हम कह सकते हैं कि एक तीसरा मौका मिला था कि पाकिस्तान शायद एशिया कप का टाइटल जीत जाता, लेकिन उसने ये मौका गंवा दिया। 41 साल के बाद पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली दफ़ा पहुंचे थे, और पहली दफ़ा ही भारत जो है उसने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बहरहाल एक ख्वाब था जो पाकिस्तान ने देखा था, लेकिन ये ख्वाब तिलक वर्मा ने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और इस तरह भारत जो है वो 5 विकेटों से जीत गया। भारत एशिया कप का चैंपियन तो बन गया, टाइटल उसको मिल गया, लेकिन ट्रॉफी उसको नहीं मिली, क्योंकि जो हरकतें की गई मैच से पहले, मैच के बाद, इस टूर्नामेंट के आगाज़ में और इस दौरान जो सियासी मामलात बीच में लाते रही इंडियन क्रिकेट टीम, उनके कप्तान, उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि वो भारतीय टीम जो कि ट्रॉफ़ी उठाती, खुशियाँ मनाती, तस्वीरें खिंचवाती, वो सब कुछ ना हो सका। और मोहसिन नकवी साहब डटे रहे, खड़े रहे दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में, और उन्होंने भी कहा कि जी ज़ाहिर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सदर हैं, उन्होंने ही ट्रॉफ़ी देनी थी, और इसके बावजूद जो भारतीय टीम है वो नहीं आई, उन्होंने उनसे ट्रॉफ़ी नहीं ली और बाद में शिकवा भी करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा जो कि कप्तान हैं, उन्होंने भी कहा कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ और इससे कोई अच्छा पैगाम नहीं गया और इससे क्रिकेट की तौहीन हुई है। सलमान अली आगा ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि जब भारतीय कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो जो पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उनसे सवालात करने की कोशिश की गई कि वो भारतीय कप्तान से सवाल करें, लेकिन जो इंडिया के मैनेजर थे, मीडिया मैनेजर, उन्होंने सवाल नहीं लिया। बस गलती से शामी साहब, एक सहाफ़ी जिसका पता नहीं लगा कि उनको कि ये इंडियन है क्या, उन्होंने जब सवाल लिया तो सवाल सुनकर उन्होंने जो है वो जवाब देने से गुरेज किया और अपने मैनेजर से पूछा कि जी भाई मैं जवाब दूं या नहीं दूं। तो बहुत ही एक अफसोसनाक मनाजिर। नहीं, हम बात करते कि पाकिस्तान मैच क्यों हारा, क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मामलात अब दूसरी तरफ चले गए। चलिए, अब उन्होंने भड़ास निकाल ली। देखिए, जंग के मैदान में जो हजीमत उठानी पड़ी है ना, अब वो उसका यानी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ना। अब वो उसका कुछ ना कुछ तो उन्होंने इजहार करना है, इसलिए उनसे शौक पूरा कर लें वो। अब क्योंकि जंग के मैदान में हार गए, अब क्रिकेट के मैदान को उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया। अब कभी हम कहते हाथ नहीं मिलाएंगे, तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे और ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब के हाथ से, तो नकवी साहब ने कहा वो तो मैं ही दूंगा। उनका ख्याल होगा कि और दूसरा आदमी वो आगे कर देंगे, चलिए इससे ले लीजिए। तो ट्रॉफी उन्होंने अभी तो बहक के सरकार जो है महफूज कर ली है। अब पता नहीं उसका क्या बनेगा। तो मेरे तो ख्याल ट्रॉफी उनको देनी नहीं चाहिए। वो रखी हुई है, नहीं दफ्तर में, एसीसी के दफ्तर में रखी है। हाँ, दफ्तर में लगा दें और सजा दें कि इंडिया जीता था, इंडिया जीता था। अल्लाह ला खैर सला। तो अब देखिए, लेकिन बात यह है, जो भी आप ये जो हमारे हैं कप्तान सलमान आगा जी जी जी, यानी मैं तो इनकी गुफ्तगू भी देख के ऐसी, तभी इनको ज़्यादा गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, इनको भी कोई ज़रूरत नहीं गुफ्तगू करने की। सवाल आपको तो साफ़ी होते हैं, करते ही हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, उनकी टीम के मैनेजर हैं, दूसरे वो कोई लोग बात करें, जो मीडिया मैनेजर, ये बेचारे, इनकी कोई ट्रेनिंग तो हुई नहीं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है नहीं करनी है। अगरचे अच्छे नौजवान हैं, लेकिन मेरा मतलब वो भाई इससे ये हो गया है, इससे यूँ हो गया है, क्रिकेट को यह सदमा पहुँच गया जो पहुँच गया। आप क्यों अपना दिल खट्टा करते हैं? अच्छा, आप वो मैदान नहीं मार सके तो बस आप भी खामोशी इख्तियार कर लें, उस पर फोकस करें, उस पर लेकिन फोकस करें। पीसीबी ने ऐलान कर दिया कि एक बात सुने कि 3 मैच इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने खेले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मगर तीनों मैच जो है ना उनमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है। हाँ, बेशक। पहले में जो परफॉर्मेंस थी, 16वें ओवर में जीता इंडिया, ठीक है, फिर 19वें ओवर में और अब 20वें ओवर में, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल आखिर में आके अगर कोई थोड़ी सी हिम्मत और कर लेते, कोई 7-8 रन और बना लेते और कोई थोड़ा अपने आप को काबू कर लेते। अब वो जो माहिरीन हैं उन्होंने बड़े नुक्ते उठाए हैं, ये होता, फला जगह यूं होता, फला जगह ये होता, रन आउट मोहम्मद हारिस जो है वो कर देते, एग्जैक्टली कैच ना छोड़ते, मतलब ये सारी बातें तो फिर किससे कहानियां है ना। अब हुआ ये है कि वो
जीत गए हैं। और पाकिस्तान बड़ा मुकाबला करते हुए देखे ना, आखिरी गेंद पे जाके ना, आखिरी गेंद तक लड़ा है ना, तो इस लिहाज से उनको शाबाश भी देनी चाहिए। अब उन्होंने कहा, ये भी कहा उन्होंने सलमान आगा जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं बड़ा लटके लड़े हैं, बड़ी अच्छी टीम है, परफॉर्मेंस। ये बात भी जो है कोई मुनासिब मालूम नहीं होती। अच्छा। जब आप शिकस्त खा गए हैं तो फिर आपके यानी आपको निशाने क्या करना, निशाने इम्तियाज क्या दिया जाए निशाने इबरत मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि टीम अच्छा खेली है और पहले से बेहतर हुई है और मजीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन आप ये भी देखें ना कि फाइनल में पहुंची, अब कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था इसमें? 8 टीमें थी ना, 8 टीमें थी, तो 6 को तो पछाड़ दिया ना। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, तो ये भी दाद देनी चाहिए ना। और तो अब ये थोड़ा और तवज्जो की जाएगी और मौसम साहब जो इससे तवज्जो करें। और जो लोगों ने निशानदेही की है, बड़े बड़े कमेंटेटर हैं माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक हैं जो साबिक करेक्टर हैं। हाँ जी, वो तो जनाब उनके नुक्ते और सुने, उनकी हदायत सुने तो मालूम होता है कि उन सबको जो है उन्हीं को कप्तान बना देना चाहिए, किसी को कोच बना देना चाहिए। कप्तान तो रह चुके हैं सर वो लोग, लेकिन अब ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसे मायूसी की बात नहीं है। टीम अच्छा खेली है, जान लड़ाई है। अब कोताहियां तो क्रिकेट बाई चांस तो कहते हैं ना, फिर बिल्कुल, तो अब उनको कामयाबी नसीब नहीं हो सकी, कामयाबी उनके पास से होके गुजर गई। और तो बाकी 6 टीमें जो हैं उनसे आगे बढ़ी है, फाइनल में पहुंची है। सर लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब ने जो ट्वीट किया उसके बाद कि जी ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, उसको बेशक उन्होंने जो है वो रीट्वीट किया है। ये तो मैंने कहा ना, वो मोहसिन नकवी साहब ने। हाँ भाई, आपने वहाँ जो कुछ किया है तो पूरी दुनिया गवाह है कि वहाँ तो आपने कुछ नहीं कर सके। अब आप क्रिकेट के मैदान में जब अपना बढ़ के लगा रहे हैं तो ये तो बस मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। तो बस ठीक है, मगर उनको मोहसिन नकवी साहब ने फिर कड़ाका निकाल दिया, उनका जवाब करारा दिया। ठीक है भाई, जो कुछ हो चुका है आपके साथ वो तो नहीं, उसकी हजीमत तो खत्म नहीं हो सकती। बेशक, तो वो दाग तो लग चुका है उनके माथे। सही है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि इंडिया जो है वो होश के नाखुन ले और ये जो माहौल है उसको बेहतर बनाए और पाकिस्तान के साथ बैठे। आखिर हम हमसाए हैं, सदियों साथ रहे हैं, देखे ना। और हमारा जो एक दूसरे से मुस्तकबिल बंधा हुआ है, हमसाए नहीं बदल सकते, जोग्राफिया जो है नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। तो और इंडिया देखे कि इस खित्ते का हर मुल्क जो है उससे नाला है। बांग्लादेश को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, कोई है कि ऐसा मुल्क है जो इंडिया से खुश हो? बिल्कुल, हर एक के यहाँ बेचैनी है। मालदीव को देख लीजिए, तो हर जगह कुछ ना कुछ शरारतें कर रहा है। तो आप देखो कनाडा में जाके सर अब ये भी तलात आ रही है, अमेरिका में जनाब लोगों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इसराइल बनने की जो कोशिश कर रहा है ना इंडिया, तो कव्वा चला हंस की चाल, वो हंस तो नहीं है, कव्वे की चाल ही चला कव्वा देख के। लेकिन कव्वा चला ना तो अपनी चाल भी भूल गया। इंडिया की जो अखलाकी साख थी ना, भाई सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है एक, और जमहूरियत जो है सबसे बड़ा मुल्क है, जमहूरियत का जो अलम बरदार है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो उसको एक कदर की निगाह से देखा जाता था, गांधी जी के हवाले से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से। अगरचे के कश्मीर का मसला तो पंडित जी पैदा कर गए ना, लेकिन बहरहाल एक उनका भरम था। ठीक है, अब इस तरह उन्होंने गंवाया है, अपने आप को यानी चरखा लगाया है और मजीद लगाएंगे। इंडिया का चेहरा गदला हो चुका है, उसको साफ करें, धोएं और गंगा जाके अपना चेहरा साफ करें। सर ये जो आपने सारी बातें की, ज़ाहिर है यही कहा जा रहा है ना कि मुख्तलिफ मामलात में वो दखल अंदाजी कर रहा है। अब भी खबर आ रही है या ये बातें की जा रही हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर में हड़ताल चल रही है उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही अनासिर हैं। हमने कमर चीमा साहब को भी दावत दी, वो हमारे साथ हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। बड़ा हसास खत्ता है। हाँ जी, देखिए लोगों के मसाइल भी हैं, अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे से कोई ना कोई शरारत भी हो सकती है। सरहद पार से कोई ना शिकार शरारत हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, अब देखिए वहाँ तो जो टारगेट किलिंग हुई, लोग जो इंडिया ने राह ने पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी रहनुमा है उनको निशाना बनाया, फिर अपने ड्रोन के जरिए से आप देखिए वो क्या एक्टिविटीज करते रहे। तो इसको तो नजरअंदाज नहीं हम कर सकते। सर इस नुक्ते पे मैं चाहूंगा कि हम जो मुतालबात हैं उस पर आप बात करें, लेकिन कमर चीमा साहब को जरा से पूछ लेते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब कमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, हसन साहब।
चीमा साहब ये बताइए कि ये जो कश्मीर में जो हंगामा हो रहा है, 2 साल तो हो गए अब इसको शुरू हुए, और ये कभी मुतालबा पूरा हो जाता है, कभी फिर एक नया एहतजाज शुरू हो जाता है, फिर मुतालबे माने जाते हैं, फिर गुफ्तगू होती है, फिर टूट जाती है, फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है। कभी आटे का मसला है, कभी बिजली का मसला है, कभी यानी हुक्मरानों के शहरों का मसला है, मराहत का मसला है। तो ये आखिर आप क्या देख रहे हैं कि इसके पीछे है क्या? शामी साहब देखिए, सीधी सी बात है कि जेन्युइन डिमांड्स हर जगह होती हैं और वो पूरी भी होनी चाहिए, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वो करती भी रही है। लेकिन शामी साहब, जो चीज़ पाकिस्तान अफोर्ड और कश्मीर अफोर्ड नहीं कर सकता वो ये है कि हम अपनी सड़कें नहीं बंद कर सकते, कारोबार नहीं बंद कर सकते, अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ताकतें जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार बंद हो, हाईवेज बंद हो, रोड बंद हो, फैक्ट्री बंद हो, वो बेसिकली वो कोई भी हो वो शर पसंद है। हमने शामी साहब पाकिस्तान में माजी में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे दौर आया कि बहुत नुकसान हुआ हमारा। अब यही चीज कश्मीर के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चीजें नॉर्मलाइज हैं। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि क्योंकि हमें इस चीज का डिमांड्स की जहां तक बात है, बहुत सारी डिमांड्स हैं जो जेन्युइन हैं और पूरी होनी चाहिए, और आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट काम भी कर रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि पाकिस्तान ग्लोबली रेलिवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यूएन में एक अच्छा जो है वो इवेंट करके आई है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न ताकतें और मुस्लिम दुनिया हमारे साथ अच्छे रवाबत रख रही है, तो अब मुल्क के अंदर अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए? तो ये मेरा ख्याल है कि इसके पीछे अमूमन इंडिया जो है वो ये जो या तो नॉन स्टेट एक्टर्स को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर किसी तरीके से अपने बॉट्स के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो डिफरेंट पेजेस पे जो इन्वेस्टमेंट करके तो इश्यूज को उठाते हैं और गैर जरूरी फिर लोगों को मोबिलाइज करते हैं, और फिर इस तरह की जो तहरीकें हैं, ये अवामी एक्शन कमेटी जिनको सपोर्ट हासिल होती है कि जाएं और जाके कारोबार बंद करें। अवामी एक्शन कमेटी हो या कोई सियासी जमात हो या कोई ग्रुप हो, उनको इस चीज की कोई इजाजत नहीं है कि वो पाकिस्तान या कश्मीर के अंदर किसी हुकूमत को या जो रिट है उसको चैलेंज करें, लोगों के कारोबार को बंद करें, लोगों की जिंदगियां रोकें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद करें, और फिर ऐसी डिमांड्स जो कि पूरी होने वाली हैं उनके साथ डायलॉग भी हो रहा है, और आप जाके कारोबार बंद करें। सो ये जो नॉर्मल जिंदगी पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान दुनिया में रेलेवेंट हो रहा है, मैं समझता हूँ इसमें आके हमें बहुत सारी चीजों को केयरफुली देखना है। यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको इस चीज को देखना है कि पाकिस्तान को राइट ट्रैक पे कैसे लेके जाना है, ना कि ये जो शरपसंद अनासर हैं अपनी बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं, अपने लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। आज कश्मीर का कारोबार बंद हुआ है ना, तो एक्शन कमेटी ने किसको सर्विस की है? कश्मीरियों का तो कोई मुतालबात इसमें पूरे नहीं होंगे अगर लोगों गोलियां चलेंगी। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमें जिस तरह टीटीपी और बीएलए वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, बंदूक इस्तेमाल करके रियासत की तरक्की को रोकते हैं, इस तरह कोई ऐसे एक्शन ग्रुप, जो कोई पॉलिटिकल ग्रुप या सोशल ग्रुप जो होते हैं, वो सोशल अनरेस्ट पैदा करके भी हालात को खराब करना चाहते हैं, जिससे लार्जर सोसाइटी में पैनिक आती है। तो मैं समझता हूँ शामी साहब, इसमें अब जैसे आपने इस इशू को हाईलाइट किया है, या और जो मीडिया के दोस्त इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस पे किसी किस्म की इजाजत नहीं होनी चाहिए शरपसंदी की और कारोबार बंद करने की और सड़क बंद करने की, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। आपके पास टाइम आता है, आप इलेक्शन लड़ें, आप असेंबली में जाएं, वहां तब्दीली लेके आएं, लोगों की जिंदगियां बेहतर करें, यही एक तरीका है। ये जो एहतजाज करना, गोली चलाना, बंदूक का इस्तेमाल करना और रियासत को जबरदस्ती फोर्स करना के पहले हमने क्योंकि इसी तरीके से माजी में कुछ नताइज हासिल किए थे, तो अब हम फिर ताकत की बुनियाद पे हासिल करेंगे। मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ, और ये रास्ता जो है इसको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कश्मीर की जो सारी सियासी जमातें हैं ना जी सर, वो एक जगह है। अच्छा। और ये जो यानी हो रही है ना, जो तहरीक चल रही है, उसमें सियासी जमातें शामिल नहीं हैं। इसमें ये गैर सियासी अनासर अखिलाते और ताजर पेश है उसमें, फिर सिविल सोसाइटी के दूसरे लोग भी शरीक हो गए। तो हमारे यहाँ तो एहतजाज का तरीका यही है ना कि सड़कें बंद कर दो, हंगामा कर दो, फसाद करो, गिराओ जलाओ करो, तो वो लोग आप यानी ये हम इसी के आदी हो चुके हैं ना। तो बहरहाल एक कश्मीर बड़ा हसास इलाका है। और बुनियाद ये थी जो बिजली का बिल है, अभी देखिए वफाकी हुकूमत ने पहले आटा सस्ता किया था यहाँ जी हाँ, और इसमें उन्होंने 23 अरब रुपया जो है ना वो उन्होंने
दिया 23 अरब रुपया बिजली में सब्सिडी दी सब्सिडी, हाँ। और 108 अरब रुपए आटे में सब्सिडी दी। ठीक। अब वो करें जी आटा जो आता है तो नाकस है, हाँ जी, और फिर क्वालिटी उसकी खराब हो, कह रहे हैं वहाँ तो लोग चावल भी खाते हैं, देखे ज्यादातर लोग, लेकिन बहरहाल बिजली का वो कह रहे हैं जी लोड शेडिंग जो है ना वो एक मुतालबा मानते हैं, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा मानते हैं, तीसरा। अब एक बड़ा हंगामा ये हुआ कि भाई एक कश्मीरी मुहाजिरीन जो हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी 12 सीटें मखसूस है असेंबली में। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये 12 सीटें ख़त्म कर दी जाए। अच्छा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में रह रहे हैं कश्मीरी मुहाजिर, और ये वहाँ से हिजरत करके आए हैं, ठीक। अब इनकी नुमाइंदगी जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी सीटें जो हैं पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसके इन्फ्लुएंस में होती हैं। अच्छा। और वहाँ जो इलेक्शन कमीशन है मुजफ्फराबाद का, उसका वो इसको देखभाल कर नहीं सकता, इसलिए जो हुकूमत यहाँ इख्तिदार में होती है वो नशिस्तें जीत जाती है। ठीक। अब ये एक देखिए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि कश्मीर का मसला जो है ना, उसमें जो मुहाजिर हैं, जो जम्मू से आए हैं, जो कश्मीर के दूसरे हिस्सों से आए हैं, पाकिस्तान में आबाद हो गए हैं, उनकी शहरियत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और जब रेफरेंडम होगा, कश्मीर को मौका मिलेगा अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का, उस वक्त उनको वोट का हक भी हासिल होगा। यानी इसलिए कि वो पाकिस्तान में आ गए हैं तो कश्मीरी तो हैं। अब ये मगर मसला ये पैदा हुआ है, देखिए ये पहले ऐसा था कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की सियासी जमातें कायम नहीं थी। अच्छा। तो आज़ाद कश्मीर की अपनी जमातें थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उनको लीड करती थी, और फिर एक सरदार इब्राहिम ने शायद आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना ली, और फिर हमारे खुर्शीद KH खुर्शीद थे, उनकी लिबरेशन लीग थी। तो सारी जमातें वही थी, और वो अपनी जमातें जो हैं अपनी सियासत करती थी, उन्हीं के नुमाइंदे यहाँ खड़े हो जाते थे। ठीक। अब ये हुआ कि जब पाकिस्तान की सियासी जमातें वहाँ कायम हो गई, तो अब वो पाकिस्तान की सियासत कश्मीर में भी चली गई। अब हर जमात जो है, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, जी हाँ, तीनों वहाँ मौजूद हैं। सही। अब वो जो इलेक्शन लड़ती हैं यहाँ पाकिस्तानी इलाकों में, तो उनको एजाज हो जाता है। वो कहते हैं 12 नशिस्तें जो हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। अच्छा, ये भी हो रहा। अगर सिर्फ कश्मीर की जमातें जो थी वो इलेक्शन लड़ रही होती तो ये मसला पैदा ना होता। ठीक है। लेकिन बहरहाल अब ये मुतालबा जो है इसकी तायद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सरदार अब्दुल क़य्यूम हैं और दूसरे हमारे जोमा हैं, उन्होंने ये कश्मीरी मुहाजिरीन को उनका ये हक दिया था, और आप उनको कश्मीर से अलग नहीं कर सकते। कश्मीर सिर्फ उन लोगों का नाम नहीं है जो आज़ाद कश्मीर की हदूद में रहते हैं। अच्छा। कश्मीर वो भी है जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, सही है, जो बैरून मुल्क रहते हैं, ठीक है, जो ओवरसीज है। तो सर ये जो आप कह रहे हैं मुतालबा, आपको लगता है, मैं चाह रहा हूँ जरा वो सुन लें, क्योंकि पलंदरी आज़ाद कश्मीर में DG ISP आ रहा है, मशरक चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद थे वहाँ पे तालीमी इदारे के, वो तो तालीमी, वो तो हाँ जी, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू सर इसमें जो इससे मुतालिक किया, मैं चाह रहा हूँ वो जरा सुना दूं, क्योंकि वो अपने मामूल में थे। जी हाँ, यहाँ भी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी गए हैं जी, और जामिया अरवतुल वस्का जो है जी जी हमारे फ़िका जाफरिया की, जी जी जी, वहाँ भी एड्रेस किया है। सही है, बहुत बड़ी जामिया है। हाँ, वो ये कह रहे हैं ये जो सियासी जमातें ये डिलीवर कर रहा है सिस्टम, जरा सुनते हैं उन्होंने क्या फरमाया। बात तो दुरुस्त कर रहे हैं ना। अब जो लोग असल में आप ये भी देखें ना कि ये जो ताजिर हैं और दूसरे लोग हैं वो भी हल्ला गुल्ला करके वो अपनी हैसियत मनवाना चाहते हैं असेंबली को बाईपास करके। अब तो देखिए, मगर अक्सर बात देखिए, ये जो बिजली है ना, अब मंगला डैम बिजली पैदा करता है, और वो कहते हैं जो वापडा जो है उसको जिस भाव बिजली पड़ती है वही भाव हमें दी जाए। ठीक है। अब बिजली के नरखों में बेतहाशा इजाफा हो गया। यहाँ तो हम उसके ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बोझ हर शख्स पे पड़ा। लेकिन भारत कश्मीर जो है उसमें वहाँ बिजली भी उनको इस पर भी जायजा लिया जाना चाहिए, और हुकूमत ने ये मुतालबा बड़ी हद तक मान भी लिया है, आटे को भी सब्सिडी दे रही है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का, तो उसमें तो सारे बड़े बड़े कश्मीरी रहनुमा है वो ये कहते हैं कि ओवर आवर डेड बॉडी, क्योंकि वो तो फिर कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है नजरियाती, तो उससे आप दस्तबरदार हो जाएंगे। होना चाहिए सर ये मुतालबा। तो फिर उसी यानी आज़ाद कश्मीर के जोग्राफिया का नाम तो कश्मीर नहीं है ना, तो ये मुतालबा जो है तो बड़ा मुश्किल होगा ये तस्लीम करना। कैसे तस्लीम करेंगे? तो असेंबली तरमीम करेगी ना। तो ये आप कोई हुकूमत जो है वो कब ये बाला तरस दस्तूर तो कोई काम नहीं कर सकती। और फिर जो पाकिस्तान में आके बस गए हैं वो कश्मीरी नहीं रहे, उनका हक नहीं है कश्मीर पर। सही है। तो बहरहाल पहचान तो उनकी खत्म नहीं हो सकती ना। बहुत सी मान ली गई हैं, और ये अब जो मजीद है
उन पर भी गौर होना चाहिए और खुले दिल से बातचीत हो और ये लोग भी समझ लें। अब तो कह रहे हैं जनाब यहाँ रेंजर्स ना बुलाई जाए, यहाँ पुलिस ना बुलाई जाए पाकिस्तान से, यहाँ कोई कानून नाफिज करने वाले अदारे ना बुला, भाई इसलिए कि वहाँ तो इतनी नफरी मौजूद नहीं है। अगर आप लाकानूनियत बर्पा करेंगे तो फिर कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनको तो फिर बुलाना पड़ेगा जी। तो और सारे जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते हैं वो ये बंद कर देते हैं। तो ये कश्मीर एक हसास इलाका है, यहाँ एक सोच समझ के लोगों से मामला किया जाना चाहिए। ठीक है। और जो लोगों को भी सोचना चाहिए, जो हड़ताल करने वाले हैं, जो मुजाहरे करने वाले हैं, और डीजी ISPR जो है बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे थे कि सर, भाई आपका एक सिस्टम चल रहा है। मैंने सर ब्रेक पे जाना है लेकिन इलेक्शन लड़े, उसमें जीते, सही, असेंबली में पहुंचे और फिर जो इक़दामात है वो करें। तशवीशनाक बात ये थी ना सर कि ये कहा जाता है कि एक्शन कमेटी की रैलियों में इश्तिहारी मुजरिमान मौजूद हैं। अब वो कहा जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हाँ जी कार्रवाई कर रहे हैं। रैली थी, उस पर हमला कर दिया बाज़ लोगों ने। तो अब ये 11 नुकसानात इस तरह से होंगे। जो हड़ताली हैं उनको भी समझना चाहिए, या जो एहतजाजी हैं, इस तरह मामला जो है नहीं चलेगा। तदब्बुर के साथ, तहम्मुल के साथ उन्हें भी काम लेना चाहिए और हुकूमत में भी दानाई के साथ उनसे निपटना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो कामयाबी के झंडे गाड़ के लंदन पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है और मुखालफिन ज़ाहिर है उनके जो कुछ कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमें इस वक्त सियासी उफ़क़ पर, सफारती उफ़क़ पर छाया हुआ दिखाई दिया मुसलसल। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है और फिर उसके बाद उन्होंने UN में तकरीर की है, वहाँ जो कुछ हुआ वो भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि लंदन में शहबाज शरीफ साहब ने एक पेज से मुतालिक क्या कहा। शामी साहब, जो दौरा रहा उसमें ठीक है, बीच में कुछ ऐसी बातें आई, वो कहते हैं ना पाकिस्तान ने अपने हिस्से की शमा जला दी वहाँ पे, लेकिन शमा जो नेजो जो हैं, हाँ अच्छा, वो जो मैडम वहाँ थी एक अच्छी दानिशवर खातून है और उनके हवाले से सवाल पैदा हुआ क्योंकि एक ज़माने में जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो वो इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में थी और उन्होंने कोई ट्वीट भी कर रखे थे उस वक्त के। लेकिन लगता है कि वज़ीर आज़म के यानी ज़ाती स्टाफ में वो शामिल थी और उनमें तकरीर नवीस जो हैं उनमें भी शामिल थी। जी हाँ। और तो उनकी जो मौजूदगी थी इस पर सोशल मीडिया में सवाल उठे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मतलब उन्होंने तो महारत हासिल कर ली है ना बिला सोचे समझे गुफ्तगू करने की। मैं तो जानता ही नहीं, उन्होंने कहा मैं जानता नहीं हूँ। फिर हमारी वजारत खारजा भी इसमें कूद पड़ी और उन्होंने भी एक औंगी बोंगी बातें की। मुझे हैरत होती है कि वजारत खारजा में जो अब ये हमारे डार साहब मौजूद हैं, कितने किस्म के यानी बच्चे वहाँ भी जमा हो गए हैं कि बच्चेगाना गुफ्तगू उन्होंने की। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। भाई वज़ीर आज़म के पीछे बैठी हुई हैं, उनके जहाज़ में साथ आई हैं, जाहिर है कि उनका हिस्सा है उसके वफद का, तो तहकीक कर लेते ताकि इस तरह की बदमज़गी पैदा ना होती। सही। अब उन्होंने फिर ख़ुद उनको मैदान में आना पड़ा, उन्होंने पूरी अपनी तफसील बताई कि मेरा पस मंज़र क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। तो अच्छी बात है को अगर किसी को गलती हो जाए या किसी की राय हो एक ज़माने में कि भाई इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, कोई अच्छी कोई ये बच्चे ये भी एक बाद औक़ात होता है ना, जो दानिश्वर जो होते हैं फिर बैठ जाते हैं। अच्छा। तो अगर वो मगर इससे कतई नज़र जब वो अब इस वफद का हिस्सा थी तो फिर उनका अच्छी तरह लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए था, फिर उनका दिफा भी करना चाहिए था या उनका तारुफ भी कराना चाहिए। आपको लगता है कि ये मिस हैंडल हुआ है मामला? ये नहीं, मिस हैंडल ये हुआ ना बच्चेगाना अदारे गुफ्तगू से हुआ है ना। अगर वजारत खारजा को उसमें बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। वज़ीर आज़म के साथ जो मीडिया मैनेजर थे वो इसकी वजाहत कर देते या ख्वाजा साहब पूछ के बता देते भाई मुझे पता नहीं है, या आप वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता कर लें या वज़ीर प्रोटोकॉल वालों से। तो ये मतलब किसी ने भी कोई जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और ओल फोल जो है वो कहते चले गए। और जो सोशल मीडिया पे जितना यानी होता है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो वजारत खारजा ने भी कर दिया और वजारत दिफा ने भी कर दिया। तो ये मतलब है कि कोई अच्छा तासुर नहीं हुआ। और जो हमारे ऐसे भी हैं ना मुखालिफ हैं जो तो सियासी मुखालिफ, वो तो नॉन इश्यूज़ को इशू बनाते हैं और जो इश्यूज़ हैं उनको पीछे डाल देते हैं। अब मामला तो है वज़ीर आज़म के दौरे का, उनकी तकरीर का, प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकातों का
और मुलाकात का, फिर बल्कि मुलाकातें 2-3 हो गई उनकी। अब ये और फिर ये जो अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान की। शामी साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँ, पाकिस्तान को क्या हासिल क्या हुआ है अभी तक, जो आपने सारा का सारा यानी कि नोट किया, देखा, जो कुछ पाकिस्तान को हासिल ये हो, पाकिस्तान एक मरकज़ी एक स्टेज पर है और बड़े अपने उसको एक एतमाद हासिल है आलमी ताकतों का भी, अपने दोस्तों का भी, और उसके ऊपर भरोसा बड़ा है। लेकिन ना उसका एक उसकी अहमियत का एहसास हो रहा है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की यानी स्ट्रगल है, उसका एक वाइट हाउस में उसका बड़ा एतराफ़ किया जा रहा है, और फिर पाकिस्तान के जो मुआशी इम्कानात हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। मेरा सवाल अमेरिका के साथ देखिए, पाकिस्तान जो है आज एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज में खड़ा है ना। और फिर सऊदी अरब से जो मुआहिदा हुआ है, दफाई मुआहिदा, उसने तो एक पाकिस्तान की हैसियत जो है और उसको और ताकत जो है उसको नया एतराफ़ है ना। यही मैं चाह रहा था कि ब्लूमबर्ग टीवी जो है वो तज्जिए में कहते हैं कि जी दुनिया अमेरिकी असर और रसूख से आज़ाद हो रही है। नहीं, तो फिर वो तो बड़ी ताकतें जो हैं, देखें ना भाई, चीन जो है वो आगे बढ़ रहा है, अमेरिका की अपनी मुश्किलात हैं। अमेरिका ने कितने ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं, पता नहीं कुछ 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर्स एस्टीमेट है, उसने झोंक दिए हैं जंगों में अपने, यानी गुज़श्ता चंद साल में। और इराक में जंग, अफगानिस्तान में जंग, शाम में क्या किया और लीबिया में क्या किया, तो एक लंबी कहानी है ना। जबकि चीन ने ये सारा अरसा जो है अपने आप को बचाया है और अपनी इकोनॉमी को ठीक किया है, टेक्नोलॉजी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो चीन की ताकत जो है इस वक्त उभर रही है। लेकिन बहरहाल हम चीन के और अमेरिका के दरमियान जो है वो हम कोई फरीक नहीं है, ना कोई हमारा उसका ताल्लुक है। हम तो अपनी बात अपना एक किरदार जो है अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो यानी तो अपनी ताकत का, अपनी दफाई सलाहियत का मुजाहरा किया है, उससे दोस्तों में भी एतमाद पैदा हुआ है। और सऊदी अरब जो है और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, उससे यानी उम्मीद पैदा हुई है कि इस पूरे खित्ते में एक तवाज़ुन होगा। अब इसराइल जो है, अब इसराइल तो देखिए ना, इस वक्त तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा और ये भी कहा, इतराफ़ करते हैं वो, आसिम मुनीर साहब का भी, सिद्धू साहब का भी, यूएनओ की तकरीर में भी उन्होंने इतराफ़ किया। अब भी कहा इतराफ़ करना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए। इससे किसी का मतलब है कि कोई नंबर कम नहीं होते, दूसरों का हौसला बुलंद होता है, जो साथी होते हैं वो भी कुव्वत होते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म ने सबका इतराफ़ किया। अब मसला ये है कि गज़ा में अभी तक आज मालूम हुआ कि नेतन्याहू जो हैं मिलने वाले हैं ट्रंप से, हमारे प्रोग्राम की फौरी बाद उनका लंच में मुलाकात है। अब उसमें गज़ा में जंगबंदी जो है, पूरा आलम इस्लाम जो है इस तरफ उसकी नजरें लगी हुई हैं कि उसमें जंग बंद होनी चाहिए हर कीमत पर। अभी तो आप देखिए जो हमारे यूरोप के हैं सर जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें सेनेटर फ्रांस है, बर्नी सैंडर्स हैं, जी हाँ सैंडर्स हैं, उन्होंने तकरीर की है जो सेनेट में, तो इतना एक उन्होंने पूरा एक बंडल उठा रखा था। कहा कि ये वो नाम है जो वाशिंगटन पोस्ट ने छापे हैं, बच्चों के नाम जो बच्चे मारे गए हैं उस जंग में, और उनका 18,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। नस्ल कुशी का इसलिए तो कहा जा रहा है। बच्चे 12,000 जो हैं 12 साल से कम उम्र के हैं, और 3,000 जो हैं ऐसे हैं जिनका कोई जो अपाहज हो गए हैं, कोई ना कोई हिस्सा जिस्म का कट गया है, किसी की आंख गई है, किसी का बाजू काटा गया है, कभी टांग के गई है, अपाहज हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि ब्राउन यूनिवर्सिटी की जो तहकीक है उसके मुताबिक 22 अरब डॉलर अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं इस जंग में झोंकने के लिए, और 70% खर्चा जो है जंग का अमेरिका ने उठाया है। तो अब ये जो सूरत हाल है, तो पूरा आलम इस्लाम तो इस पे सुलग रहा है, और बल्कि पूरा यूरोप सुलग रहा है। तो अब हमारी जो अब हमारे मुसलमान मुल्कों के रहनुमा वापस आ गए हैं। हम तवक्को करें कि आज जो मुलाकात है, ये चौथा विजिट है शामी साहब, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर का चौथा विजिट है, कह रहे हैं तो भी है। हाँ, आपको लगता है वो जो मंसूबा दिया है, अब जो डिटेल्स आ रही हैं कि जंग बंद हो जाए और हमास जो है उसको माफी दे दी जाए, और हमास वहां से कूच कर जाए और तमाम यरगमाली रहा हो जाए। अगर ये डील हो गई तो कह रहे हैं 48 घंटे के अंदर सारे के सारे जो उनकी जो फलस्तीनी इसराइल की कैद में है उनको रहा कर दिया जाए, और मुसलमान मुल्कों की फौज जो है वो जिम्मेदारी संभाल ले गजा की और तामीर नौ की। अब ये देखते हैं कि अब इसमें कहाँ तक पेशरफ्त होती है। इसमें जहाँ तक बुनियादी चीज़ है जंग बंदी हो हर कीमत पर, और जो हर रोज जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, और जब तक ये
जंग बंद नहीं होगी गजा की, जो हमारी दूसरी अचीवमेंट्स है ना वो धुंधलाई रहेंगी। अच्छा। और लोग जो हैं उनके दिल जो है खून आलूद रहेंगे, दिल जो है वो दिल बुझे हुए हैं। तो हमें जो भी मुलाकात हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, तो हमारी दुआ है कि गजा के मामले में भी वो नतीजा खेज हो सर, एक और फिर बाकी मामला तो आगे बढ़ेंगे। जब कश्मीर का मामला है, सर दूसरे इकोनॉमिक ताउन का मामला है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, इंशाल्लाह उसमें भी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। ठीक है सर, लेकिन दुनिया तो ये चाहती है ना, ज़ाहिर है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान ममालिक और अब जो लोग शामिल हो गए कि कम से कम इनको इंसाफ के कटहरे में तो लेकर आए ना नेतन्याहू को। भाई पहला तो आप जंग बंदी है हो गई, चलें कटहरे में कहाँ लाएंगे? ठीक है, यही मेरा सवाल है कि क्या ला सकेंगे कि मतलब ये नहीं, कभी नस्ल कुशी का इल्जाम लग रहा है, वो बात की बातें हैं। पहले तो जंग बंद हो। अच्छा। जो बच्चे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, वो तो खत्म हो, उसके बाद एची पेची जो कि होगा देखी जाएगी। छोटे बड़े नुक्ते वुक्ते जो हैं उसमें उलझते रहेंगे, तय होते रहेंगे। तो बड़ा नुक्ता है, बुनियादी बात, बड़ा नुक्ता। कहाँ आज तक नेतन्याहू को तो प्रोटेक्शन हासिल होगी अमेरिका की, तो कैसे अब लेके आएंगे उसको इंसाफ के कटहरे में? वहां तो जनाब वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने उसके खिलाफ फैसला दिया है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसके पीछे पड़ गए। तो इसलिए इसको एक तरफ रखिए और गजा पे फोकस कीजिए। ठीक है, वहां अमन कल सर गजा के हक में गजा के लोगों को सुकून मिले, जर्मनी फलस्तीनी रियासत कायम हो, ये है। ठीक है। अच्छा सर, कल ना ऑल आइज ऑन गजा स्टॉप द जेनोसाइड रैली जो है वो बर्लिन में हुई है, जर्मनी में, बहुत बड़ी रैली, वहाँ लाखों अफराद जो हैं वो निकले, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक बहरहाल हम ये नहीं देख सके हाँ कि जर्मनी का जो है वो क्या किरदार है। तस्लीम कर लिया ना उसको, फलस्तीनी रियासत को कहा था अभी, हाँ अभी तस्लीम मतलब ऑफिशियली नहीं किया। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि हम दो रियासती हल जो है उसको मानेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि हम उसको एक है ना मगरबी ने मशरिक में एक जर्मनी, मेरे मुंह से गलत जर्मनी एग्जैक्टली। तो जर्मनी में सर क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे जो यानी कि हमारे जी अब वसीम भट्ट साहब जो हैं, हाँ जी, जो हाइडेलबर्ग पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि इनसे पूछ लेते हैं। पार्टी भी है, उसके भी चेयरमैन हैं, तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, वेलकम करते हैं उनको। भट्ट साहब शुक्रिया। सर पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त, क्योंकि सबकी यही कोशिश है, शामी साहब ने भी कहा कि जी जंगबंदी होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें मुसलमान ममालिक के अलावा जो अब देखा गया यूरोप जो है वो आगे बढ़ा काफ़ी, वहाँ मुजाहरे भी हुए, सब कुछ, जैसे अभी हमने जिक्र किया। जर्मनी का जो है वो अब तक क्या रोल आप देख रहे हैं? वहाँ पे शायद जो भी आबादी है 50 लाख शायद मुसलमान होंगे वहाँ पे, उनका क्या अभी तक रोल रहा है? जी, जहाँ तक मुसलमानों की बात है वो तो बहुत क्लियर है कि हर मुसलमान इससे तकलीफ़ में है, और बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि वहाँ पे जो एक गेनोसाइड हो रहा है उसको स्टॉप होना चाहिए। जो मुल्क की क्योंकि सियासी पोजीशन ऐसी है जो ख़ासकर जर्मन की, तो उसमें ज़ाहिर है जर्मन गवर्नमेंट के लिए इतना खुल के स्टेटमेंट देना, यानी फ़लस्तीनी रियासत जो है उसको तस्लीम करने की बात तो जर्मन हुकूमत ने भी की है, अभी कमिटमेंट नहीं की। कमिटमेंट मुझे तो मालूम नहीं है ऐसे कोई क्लियर कमिटमेंट ऐसे हो, क्योंकि उसमें रोल ऐसा है। यहूदियों की पिटाई तो आप ही ने की थी ना, हिटलर ने वहां से मार मार के निकाला, ऐसे बात है, और अरबों के गले में डाल दिया, ऐसा ही है। और उस वजह से जाहिर है क्योंकि फिर वो रोल भी एक ख़ास बन जाता है, क्योंकि जर्मनों ने ही ऐसा मारा। और अब जो गवर्नमेंट है या पब्लिक भी है, ज़ाहिर है उस लिहाज से वो अपना एक बहुत ज़िम्मेदारी समझती है कि चलो अगर हमारे बड़ों ने तो मारा इन यहूदियों को, सब कुछ इनकी नस्ल कशी यहाँ पे की, तो कम से कम हम ऐसा ना करें, और या कम से कम उनको सपोर्ट की जाए। तो हाँ, लेकिन जहाँ तक अभी जो गवर्नमेंट है उस पर कितना प्रेशर है वहाँ की गवर्नमेंट? काफ़ी प्रेशर है, गवर्नमेंट पे प्रेशर है, लेकिन आवाम जो है वो उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। जैसे आपने बताया कि अभी कल बर्लिन में ऐसा एक बहुत बड़ा इज्तिमा थी, तो आवाम जो है उसमें ज़ाहिर है बेशुमार जो जर्मन लोग हैं वो इसी हक़ में हैं कि वहाँ पे ख़ासकर जो जंग बंदी है वो तो बिल्कुल अभी होनी चाहिए और बहुत क्लियर ऐसी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जर्मन के लिए या हमारे लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो इसको ऐसे इजी स्टेटमेंट करना मैं समझता हूँ जर्मन के लिए मुश्किल है, जर्मन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। उसको टाइम चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसका ऐलान करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन
दूसरे मुल्कों जैसे बहुत क्लियर स्टेटमेंट, फ्रांस है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, सारे ये मुल्क, कनाडा है, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। लेकिन बहरहाल तवक्को रखनी चाहिए कि वहाँ भी कुछ बेहतर होगा। लेकिन आप भट्ट साहब ये बताएं कि आप माशाल्लाह वहाँ मेरे ख्याल वाहिद पाकिस्तानी नियाद हैं जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, या और भी हैं? मैं पहला हूँ इस लिहाज से, लेकिन अभी और भी हैं। तो हाइडेलबर्ग की जो पार्लियामेंट है वो अपने खुद मुख्तार है हाइडेलबर्ग के मामलात में, वो बल्कि पूरे जर्मनी में हर जो लोकल गवर्नमेंट है वो मुकम्मल खुद मुख्तार है। उसके पास, जैसे हमारे पास ये बजट है, हमें ही डिसाइड करना है लोकल सारी पॉलिसीज़ को, सड़कों, स्कूल, एजुकेशन, मेडिसिन, जितने भी जो इशू हैं उसी के लिए वो हमें ही डिसाइड करना है, किसी और को डिसाइड नहीं करना। आप ये बताएं कि आप कोविड के दौरान आप पे भी अटैक हुआ और सुना आप बहुत यानी कौमे में चले गए और 6 महीने तक आप एक मशीन पे रहे। जी हाँ, ऐसे ही है। अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी। बेशक ऐसे ही है। मैं जो कोविड जो सारी फैमिली को ऐसे हुआ था, और उसमें मैं और मेरे वालिद और वालदा जो है हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद ही चले गए थे, और फिर मैं तो 6 माह कोमा में रहा, और मेरे वालिद और वालदा की 2 वीक बाद ही ऐसे वफ़ात हो गई थी। और मेरी भी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर ने काफ़ी दफ़ा जो है ऐसे ही डेथ डिक्लेयर किया या घर में फ़ोन किया कि बस ठीक है लास्ट आप मुलाकात कर ले। और लेकिन बस वो अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था, ऐसे ज़िंदगी रखनी थी। बहुत ज़्यादा उसमें लोगों की दुआएं शामिल है। बहुत जो मेरे लोकल सिटी है उसके जो जर्मन के लोग हैं, बेशुमार मीडिया प्रेस ने मुझे ऐसे कवर दुआएं लोग देते रहे, मस्जिदों में, ऐसा ही है, ऐसा गिरजों में, हर जो संडे को चर्च में मेरे लिए दुआ होती रही है, हर सैटरडे को सिनागोग में, और फ्राइडे को जितने भी मकतब फ़िक्र है, मस्जिद है, और संडे को क्या कहते हैं टेंपल में, मंदिर में, हर जगह वो लोग तमाम मज़ाहिब के मानने वाले। ये बताएं कि ये जो मशीन लगी आपको लंग्स को जो आर्टिफिशियल एक्मो मशीन उसको कहते हैं। अच्छा, वो एक तो है आम वेंटिलेटर, और ये तो बिल्कुल ये एक ख़ुसूसी मशीन थी। हाँ जी, जो है वो आर्टिफिशियल लंग्स ऐसे होते हैं, और वो मैक्सिमम 2 वीक ही लगते हैं, और वो इतना हैवी होते हैं कि उससे भी ज़्यादा लोगों की 90% डेथ ही होती है। ठीक है। लेकिन मुझे जो है, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा इसमें शामिल थी, जो लोकल पब्लिक, आपको मशीन लगी रही? पब्लिक ने उतारने नहीं दी। क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे ही होता है कि मैक्सिमम 2 वीक आप। कितने वीक्स लगी रही? पाकिस्तान में भी 3 माह। 3 माह। और फिर अल्लाह ने आपको जिंदा कर दिया। 6 माह कोमा में रहा हूँ, और उसके बाद चांस तो ऐसा नहीं था। नॉर्मल 6 माह के बाद फिर डॉक्टरों ने डिसाइड किया मेरी फैमिली के साथ, उनसे भी अप्रूवल ले लिया कि ठीक है कल मशीनें बंद करेंगे। ठीक है। और वैसे भी प्लान जैसे प्लान था ऐसे ही मेरे बंद कर देंगे। और लेकिन अल्लाह ने लास्ट टाइम जो है वो सर की जो मशीन है ब्रेक लेनी है, ये पाकिस्तान में भी मशीन आ सकती है? मुझे मालूम नहीं है कि ये एक्मो मशीन पाकिस्तान में हो, आर्टिफिशियल लंग्स जिसको कहते हैं, यहाँ शायद अगर होगी तो 1-2 होगी, लेकिन उस वक्त जर्मनी में भी बहुत कम थी, जैसे हमारे शहर में भी सिर्फ 2-3 थी, तो इसमें से एक मुझे लगी हुई थी। तो आपने तो लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर भी डिक्लेयर किया है यूनेस्को के साथ मिलके, तो उसमें भी को आपसे बात करनी थी। वक्त खत्म हो गया सर, हम ब्रेक लेनी है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आपसे, बातचीत जारी रहेगी। और लाहौर के और आपके दरमियान जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।